हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम अपना जो 2015 का यूपी टीजीटी मैथ्स का एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, 1 कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो क्लास नंबर 3 है, यानी कि 2 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की, 2015 के पेपर की, और आज क्लास नंबर 3 होगी। आज भी वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर आप DSSB TGT PGT मैथ्स या फिर UP TGT PGT मैथ्स LT ग्रेड या फिर BPSC में अगर आपका सब्जेक्ट 9th 10th और 11th 12th में मैथ्स है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये सेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार। और अगर आपने अभी तक सेशंस और नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चैनल की जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डायरेक्टली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम और नए और अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की जो हम कर चुके हैं, और अब आज हम नए क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन पर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y/dx² - y = 0। इसका आपसे पूछा है सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑस्किलेटरी होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। तो आपको बताना है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है, ये दोलनी है, ये चरघातांकी है, त्रिकोणमिति है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से इसके सोल्यूशन की ओर। एक बात और, सेशन शुरू हो चुका है, आप कॉपी पेन लेकर अगर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन लेकर ही बैठिए। या तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो आप मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए या फिर पूरा सेशन एक बार देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व नहीं करते तो सेशन पूरा देखना आपका बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। तो कॉपी पेन लेकर आपने ज़रूर बैठना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी साथ साथ लिखते हुए चलना है। इसके सॉल्यूशन पर तब हम आते हैं, राइट। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन है, d2y/dx² - y है यहाँ पर। तो अगर आप y यहाँ से कॉमन ले लेते हो तो इसको आप लिख सकते हो, डबल डिफ्रेंशिएशन को हम d² लिख सकते हैं। तो जब y हमने कॉमन लिया तो d² - 1 हो जाएगा, इनटू में y आ जाएगा = 0। अब इस लाइन के बाद हम बनाते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन m की फॉर्म में। ठीक है, m की फॉर्म में क्या बनाएंगे, हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर y का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर, ये इसमें d के प्लेस पर m रख के उसको 0 को इक्वलेंट कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो हमने d के प्लेस पर क्या रख दिया, m, तो हो जाएगा m² - 1 = 0। तो m की 2 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, एक +1 मिलेगा और एक -1 मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन फिर हम कैसे लिखते हैं, अगर ये आपने पहले पढ़ा है, ये इसी तरह से इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट है, 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 कॉफिशिएंट लेने पड़ेंगे। तो पहला हमने c1 लिया प्लस दूसरा c2 लिया, और c1 की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाला 1 जब हम लेंगे, और प्लस c2 की पावर हो जाएगा -x हो जाएगा। तो किस तरह की इक्वेशन है, ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से सॉल्यूशन आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, की पावर mx। ठीक है, की पावर यहाँ पर क्या होती है, mx। m की वैल्यू पहले 1 ले रहे हैं तो 1 × x हो जाएगा x। फिर दूसरा की पावर mx लेंगे, दूसरे में m की वैल्यू क्या है, -1, तो ये इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया, -x हो गया। तो ये आपका भाई एक कैसा इक्वेशन हो गया है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया है चरघातांकी। मुझे उम्मीद है सोल्यूशन आपको बहुत क्लियर होगा और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको आना ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेशन इसीलिए होता है कि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसमें केंद्रीय कोण
है 45 डिग्री और 132 सेंटीमीटर का चाप है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री और उसकी चाप कितनी है 132 सेंटीमीटर है, क्या होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू चाप अपॉन रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये फॉर्मूला है। इसमें आपको कोई भी दो चीज़ दे देगा, मान लो आपको एंगल दे देगा, रेडियस दे देगा, आपसे चाप पूछ लेगा, या चाप और रेडियस दे देगा, एंगल पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, थीटा इज इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या। क्लियर है। तो देखिए आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने इसकी त्रिज्या मान ली है r और फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो चाप क्या हो जाएगी यहाँ पर आपके पास, चाप कितनी गिवन है 132 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा एंगल जो है, एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, तो 45 को पाई की फॉर्म में लिख लिया है। तो 45 डिग्री को पाई में होता है पाई/4। ठीक है, जिससे ये आंसर पाई की वैल्यू रख के हम निकाल पाए, पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। तो जो आपकी रेडियस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो एंगल आपको दिया होगा तो पाई में दिया होगा, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पाई के प्लेस पर 22/7 रख दोगे। और अगर एंगल दिया है ना डिग्रीज में, तो उसको आप पाई में कन्वर्ट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी लीप वर्ष को, जो लीप ईयर होता है, उसको यदृच्छा चुन लें, किसी भी लीप ईयर को अगर हम चुन लेते हैं, तो उस ईयर में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 53 फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम लीप ईयर को सिलेक्ट कर लें रेंडमली। इफ़ एनी लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, then the probability of containing 53 Fridays in that year will be what। क्लियर है। चलो उसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, वो लीप ईयर होता है जिसमें वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। जी हाँ, वो लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो टोटल 365 से दिन कितने हो जाते हैं 366। अब इन 366 दिनों में, ये एक जनरल बात है, आपको पता होना चाहिए, 366 दिनों में 52 आते हैं वीक्स यानी कि सप्ताह, और उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। वो दिन 2 एक्स्ट्रा दिन जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं। अब जब अगर 52 उसमें वीक आते हैं, तो 52 हर डे 52 बार आएगा, चाहे वो मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे फ्राइडे हो। ठीक है, तो अगर 52 सप्ताह हैं तो 52 ही उसमें शुक्रवार के दिन आएंगे, प्लस ये जो 2 दिन अतिरिक्त आएंगे, इनमें हम जानेंगे ये कौन से दिन होंगे। अब ये जो 2 दिन अतिरिक्त हैं, इनमें कौन कौन से दिन हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार शनिवार। ठीक, ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, बुधवार बृहस्पतिवार है, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार। ये तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है उन 2 एक्स्ट्रा डेज़ की। तो ये टोटल हो गए 7 प्रोबेबिलिटी। कितनी हो गई 7। अब इनमें देखो शुक्रवार जो हमें चाहिए वो कितनी बार आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। एक तो शुक्रवार आ रहा है इसमें, और एक आ रहा है इसमें, यानी इन टोटल 7 प्रोबेबिलिटीज़ में से 2 बार वो दिन आ रहा है जो हमें चाहिए। 2 बार वो दिन आ रहा है जो हमें चाहिए, तो 2/7 उसकी क्या हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप देख सकते हैं 7 समूहों में से केवल 2 में शुक्रवार है, तो एक शुक्रवार होने की प्रायिकता 2/7 होगी। इसलिए लीप ईयर में 53 शुक्रवार होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/7 होगी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको 2 इक्वेशन गिवन है और बोला है कि एक रूट कॉमन है, एक मूल क्या है कॉमन है इसमें, तो कोई रिलेशन इनके बीच बनेगा वो आपको बताना है। जब भी आपको कोई 2 इक्वेशन गिवन होती हैं और उनमें कोई एक रूट कॉमन दिया होता है, तो वो रूट आप मान लीजिए आपने मान लिया एल्फ़ा, वो रूट क्या है एल्फ़ा। अब दोनों इक्वेशन में एक्स के प्लेस पर आपको एल्फ़ा पुट करना है, कुछ भी आप मान सकते हैं, XYZ। एक्स इसमें ऑलरेडी है इसलिए हमने नहीं माना। तो हमने भाई क्या किया, एक कॉमन रूट मान लिया है एल्फ़ा, ध्यान से समझते रहिएगा। उसके बाद हमने पहली इक्वेशन में एक्स के प्लेस पर एल्फ़ा पुट किया और दूसरी इक्वेशन में भी एक्स के प्लेस पर एल्फ़ा पुट किया, तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब आती है असली चीज़ जो आपको जानना है बहुत ज़रूरी। देखो अब क्या किया गया है
ये 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब इस तरह की इक्वेशन में जब भी हमें रिलेशन निकालना होता है तो क्या आप करते हो, आप जो पहला वाला है, ठीक है, जो पहला वाला जिसका कोफिशिएंट हमें लेना है वो है अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरा है अल्फ़ा और तीसरा है 1। भाई सी और सी डैश का जो कोफिशिएंट है वो 1 है ना। तो हम जो यहाँ पर एक तरीका लगता है वो आप समझ लीजिए, क्या लोगे, जो एक्स के प्लेस पर रखा है ना, जो एक्स स्क्वायर, देखो ऐसे लेते हैं बेसिकली, एक्स स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन इक्वल टू, फिर एक्स होता है तो एक्स अपॉन, फिर कांस्टेंट होता है तो 1 अपॉन, लेकिन यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब नीचे कैसा है वो भी बताऊंगी। अब जब अल्फ़ा स्क्वायर के ले रहे हैं तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं लेना, इन दोनों में हमें कुछ यहाँ पर करना है। अब क्या करना है वो देख लीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर वाला का ले रहे हैं तो इन दोनों में हमें यहाँ पर रिलेशन बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी डैश माइनस सी बी डैश, इसके इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। लेकिन ध्यान रखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, पहले इसकी इससे करोगे फिर इसकी इससे करोगे, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्या किया, बी सी डैश माइनस बी डैश सी कह लो या सी बी डैश कह लो। अब आती है अल्फ़ा की बारी, तो अल्फ़ा वाला नहीं देखेंगे, अल्फ़ा वाले के लिए हम ये वाले देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया था, ऐसे की थी पहले, और इस वाले में हम क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, क्योंकि बीच वाला तो छोड़ देंगे, तो हो जाएगा सी ए डैश माइनस ए सी डैश। पहले इसकी की और फिर इसकी की। अब थर्ड वाले पर आ जाते हैं जिसका कोफिशिएंट है 1, तो इस वाले को छोड़ देंगे। इसमें फिर वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, इधर से इधर ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो पहले हमने क्या किया, ऐसे किया, फिर दूसरे में इधर से गए पहले, फिर इधर से आए, और फिर थर्ड में फिर ऐसे गए और फिर ऐसे मल्टीप्लाई की। ये तरीका होता है, वरना गड़बड़ प्लस माइनस आपका गड़बड़ हो जाएगा अगर आप इसको नहीं समझोगे तो। पहले ऐसे, फिर दूसरे में ऐसे, और फिर तीसरे में फिर ऐसे, समझ गए। और जो ले रहे हो वो नहीं लेना, बाकी 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिल जाएगी जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। समझ आ रही है बात। अल्फ़ा स्क्वायर के सामने आपका आ रहा है सी ए डैश माइनस ए सी डैश, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बी सी डैश माइनस सी बी डैश, और ये भी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, एक रिलेशन आ गया जो आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी में भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी हो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक ट्राइंगल लेना है ए बी सी और बी सी का मध्य बिंदु डी हमें रखना है, और फिर ये पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी। अब ये हमने वो ट्राइंगल ले लिया जो इन्होंने बताया है ए बी सी, ठीक। मध्य बिंदु हमने कुछ इस तरह लिया है, वो क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक लंब डालना है, तो सीधा नहीं लिया, लेकिन रहेगा तो ये बी डी बराबर डी सी ही, क्योंकि मध्य बिंदु है डी। तो डी ये मध्य बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, और एक हमने ए से बी सी पर लंब डाला ई बिंदु पर, ठीक है। बी सी पर हमने एक ए ई जो है वो लंब डाला, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो एंगल ए ई डी कितना हो गया, 90 डिग्री। अभी जब लंब डालते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है, तो ए ई डी कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेकर चलेंगे। थोड़ा छोटा इसको और कर लेती हूँ, देखो। पहले लेंगे हम ए ई बी, पहले लेंगे ए ई बी, ठीक है। देखो पहले हम ले रहे हैं ए ई बी, और फिर हम लेंगे ए ई सी। इन दोनों को हम निकालेंगे, क्योंकि लंब हमें मिल गया, और लंब की कंडीशन में पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इसलिए एक एंगल हम ले रहे हैं ए ई बी, और फिर लेंगे हम ए ई सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पहले वाले में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के स्क्वायर प्लस ए ई के स्क्वायर के। ये आपको पता ही होगा, मैंने भी जो बोलकर बताया है। और इधर वाले एंगल में आपका क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी के स्क्वायर के। इतनी बात क्लियर है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू तो हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, वैल्यू हमें किसकी चाहिए,
AB² प्लस AC² की वैल्यू चाहिए ना, इसका और इसका एडिशन चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, तो AE और AE मिलकर हो गए 2AE प्लस BE और EC। अब हम क्या करेंगे, अब हम AE को, BE को और EC को किस फॉर्म में लिखेंगे, AD और ED की। अब AE को हम क्या लिख सकते हैं, देखो AE को, अब देखो AE को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो AE है AD माइनस ED का, मतलब AD का स्क्वायर, जो AE² है इसको हम क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर माइनस ED का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर। भाई ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AE क्या होगा, कर्ड हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। क्लियर है। तो वैसे ही हमने लिखा AE को, A के स्क्वायर को AD² माइनस ED²। वैसे ही हमने BE के स्क्वायर को लिखा BD माइनस ED का स्क्वायर, और वैसे ही EC² को लिखा ED प्लस DC। देखो EC क्या होगा, ED प्लस DC। तो उस तरह से हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है। अब जब आप खोलोगे, ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, ये तो 2AD² माइनस 2ED² हो जाएगा। A माइनस B का फॉर्मूला यहाँ पर खोलोगे और A प्लस B का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करोगे, और याद रखना BD DC के बराबर है, क्योंकि BC का मिड पॉइंट है ना D, तो BD DC के बराबर होगा। तो जब आप बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा 2AD प्लस 2BD का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे तो 2AD² प्लस BD² आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट रह गया है और चाहे नहीं भी रहा है तो आपको खुद से भी इसे ज़रूर सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्या कहता है, किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति और तृप्ति के द्वारा की जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 और 1/2 है। तो उस प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या होगी। कोई क्वेश्चन है तो प्रगति अगर उसको सॉल्व करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और तृप्ति अगर सॉल्व करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो उस प्रश्न को ही हल करने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। देखो जब भी हमें कोई प्रोबेबिलिटी दी होती है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, उसको 1 में से माइनस करके, या हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी दी होती है तो होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस करके। ये तो आपको पता ही होगा। मान लो यहाँ पे प्रगति के किसी क्वेश्चन को करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो प्रगति के किसी क्वेश्चन को ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/3। वैसे ही तृप्ति की किसी क्वेश्चन को ना कर, इस क्वेश्चन को ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1/2। ये आप याद रखना, इसी के बेस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो प्रगति के हल ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, 1 माइनस 1/3 2/3। वैसे ही तृप्ति के हल ना किए जाने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। अब इन दोनों में से ही हल ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई, जब भी हम कंप्लीट निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी में तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब और निकालते हैं या तो प्लस करते हैं। अब हम किसी के भी द्वारा प्रश्न, देखो हमने पहले इनका अलग अलग प्रश्न ना किए जाने की निकाल लिया, फिर साथ में हल ना किए जाने का निकालेंगे, तो जो वैल्यूज़ आई हैं उनको मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, तो दोनों कोई भी ना कर पाए उसकी 1/3 हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, प्रश्न होने की प्रोबेबिलिटी, तो अब होना है तो ना होने में 1 माइनस कर देते हैं, और ना होना दिया है, होना निकालना है तो भी 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ पर वही किया गया है, आप देख सकते हैं 1 माइनस 1/3। तो प्रश्न को हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/3। भाई 2 लोग हैं, ठीक है, प्रगति और तृप्ति। प्रगति के प्रश्न करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तृप्ति के भी, तो हमने ना करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। फिर इनकी साथ में ना करने की, ठीक, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, जो भी ये वैल्यूज़ आई हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रश्न को ना हल किए जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। तो प्रश्न को हल करने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/3। क्लियर है इतनी बात आपको, मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अगर आप सच में सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, अपने सिलेक्शन को लेकर, तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चाहे आप दिन में 1 घंटा पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, चाहे 2 घंटा पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। उससे आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वैकेंसी, देखिए अगर आपने यूपी का फॉर्म फिल किया हुआ है तो एग्ज़ाम तो होना ही है, क्योंकि फॉर्म फिल हो चुके हैं। हाँ, अगर फॉर्म ही ना आए होते तो कुछ नहीं कहा जा सकता था यूपी की वैकेंसी के बारे में। और तो फॉर्म फिल है ऑलरेडी, तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होना है।
दूसरी चीज़ DSSS की भी वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। लेट होता जा रहा है, हाँ वो जुलाई या जून में आनी थी, लेकिन अभी वो थोड़ा प्रोसीजर लेट होता जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आएगी तो ज़रूर ना। और फिर ज़्यादा टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे ये बार बार कहती हूँ कि आप तैयारी ज़रूर करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर्स को देखते रहिए, उसके बेसिस पर अपनी तैयारी करते रहिए। कोई डाउट है अगर तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर जाकर आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसे ही आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। बाकी जाने से पहले जो भी आपके 1-2 स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें आप प्लीज़ इस लिंक को शेयर कर देना, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर फेसबुक हो। इस लिंक को शेयर कर देना कॉपी करके। बाकी अपनी पढ़ाई, बस आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।